Assalamu alaikum जी. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. हम कानून शहादत ऑर्डर पढ़ रहे हैं. लास्ट वीडियो में हमने एडमिशन को कंप्लीट किया था एंड टुडे वी विल स्टार्ट कन्फेशन. रेलेवेंट आर्टिकल 37 टू आर्टिकल 44 है. एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो कन्फेशन है उसको इन रेलेवेंट आर्टिकल्स में भी कानून शहादत ऑर्डर में प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं किया गया. इसकी डेफिनेशन हमें नहीं मिलती. एडमिशन को तो आर्टिकल 30 में डिफ़ाइन किया गया है बट कन्फेशन को नहीं किया गया. अब यहाँ से एक हमें इंडिकेशन मिलती है कि, और सेकेंडली अब मैंने लास्ट वीडियो में भी जैसे बात की थी कि जो कन्फेशन है रेलेवेंसी के पोर्शन में ये कानून शहादत में प्रोवाइडेड है, लेकिन इसकी कोई सेपरेट हेडिंग नहीं दी गई. इसके आर्टिकल्स को एडमिशन के आर्टिकल्स के अंदर ही रखा गया. फ्रॉम आर्टिकल 30 टू आर्टिकल 45 है एडमिशन का पोर्शन. उसमें ही आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 44 जो हैं वो कन्फेशन से डील करते हैं. सो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर दैट कन्फेशन इज़ अ पार्ट ऑफ एडमिशन. सारे जितने भी कन्फेशन होंगे वो एडमिशन्स ही होंगे, बट ऑन द अदर हैंड जितने भी एडमिशन्स हैं वो कन्फेशन नहीं होंगे. सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, आज हम देखेंगे कन्फेशन में, वो आगे आती जाएंगी. अगर वो पूरी होती हैं तो ही एक एडमिशन को कन्फेशन माना जाएगा. अब अगर हम आर्टिकल 37 को देखें, कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. तो पहली बात तो हेडिंग में जो हमें हिंट मिल गया, क्लियर हो गया कि कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ही होगा. सिविल केसेस में कन्फेशन नहीं होता, वहाँ पे एडमिशन होता है. फॉर इंस्टेंस ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया और उसमें ए ने अपने प्लेंट में ये कहा कि हमारे दरमियान एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था, इसने मुझे इतने पैसे देने थे, वॉट एवर इज़ द स्टोरी ऑफ द केस. उससे बी आके अपने रिटन स्टेटमेंट में ये कहता है कि यस मेरे और ए के दरमियान एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था. यहाँ पे बी क्या कर रहा है, वो एक फैक्ट इन इशू को एडमिट कर रहा है. अब यहाँ पे ये जो एडमिशन्स होते हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते. ऐसा नहीं होता कि उसने अब एडमिशन कर लिया तो केस यहीं पे ख़त्म और अब यहाँ पे उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दो, बिल्कुल नहीं होता. प्लस कभी भी एडमिशन करने पे कोई सज़ा वगैरह नहीं मिलती. ऑन द अदर हैंड जो कन्फेशन है वो हमेशा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ही होते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर ए पे ये चार्ज है कि उसने बी का मर्डर किया और ए कोर्ट में आके ये कहता है कि यस मैंने ये मर्डर किया है, व्हाट ही इज़ डूइंग, वो अपने गिल्ट को एडमिट कर रहा है, उसका एडमिशन कर रहा है. यहाँ पे ये रेलेवेंट होगा और उसको इस कन्फेशन की बेस पे सज़ा भी हो सकती है, जबकि एडमिशन करने से कोई सज़ा नहीं होती. सो ये अब यहाँ तक हमें अब बिल्कुल क्लियर रखना है माइंड के कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल केसेस में ही होते हैं. और ये पहला आर्टिकल था कन्फेशन से रिलेटेड कानून शहादत ऑर्डर में, उसकी हेडिंग में ही हमें मिल गया. अब सेक्शन आर्टिकल को देखते हैं. अ कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन इज इररेलेवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स if the making of the confession appears to the court to have been caused by inducement, threat or promise having reference to the charge against the accused person. अब यहाँ तक रुकते हैं. यहाँ पे इसमें तीन मेजर फैक्टर्स बता दिए गए हैं, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस. उसके साथ यहाँ पे एक्यूज़ वर्ड यूज़ किया गया और एक्यूज़ हमेशा क्रिमिनल केसेस में ही होते हैं जिनके अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस कमिट करने का एलिगेशन लगाया जाता है. अब आगे इसमें एक और बात जो चले उस पर हम बाद में आते हैं. यहाँ तक जो कहा गया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जो भी एक्यूज़ होगा उसका अगर वो कोर्ट में आके कोई कन्फेशन करता है, मानता है कि एडमिट करता है कि मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है, तो अगर तो वो कन्फेशन किसी इंड्यूसमेंट नंबर 1, नंबर 2 थ्रेट और नंबर 3 प्रॉमिस, इन तीनों बातों की वजह से उसने किया है, तो वो कन्फेशन इररेलेवेंट होगा, वो नहीं माना जाएगा. अब इंड्यूसमेंट क्या होती है? ऑब्वियसली इंड्यूसमेंट अगर कोई फॉर इंस्टेंस मास्टर है, सर्वेंट है, अगर मास्टर सर्वेंट को उससे कोई ऑफेंस कमिट हो गया, वो उसको कह रहा है कि जी वो अथॉरिटी में ऊपर है, ऑब्वियसली
उसका मालिक अगर नौकर को कह रहा है कि आप मेरी जगह पे कन्फेशन करो, उसने वो कन्फेशन कर लिया अंडर इंड्यूसमेंट अपने मालिक के किए हुए जुर्म का, प्लस आ गया कि थ्रेट, किसी ने धमकी दे के थ्रेट करके कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, वॉट इस किस्म के थ्रेट के साथ कोई कन्फेशन करवाया गया है। लास्टली प्रॉमिस, कोई किसी किस्म का प्रॉमिस किया गया है कि मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, किसी भी किस्म का लालच दे सकता है, मैं आपके बच्चों के लिए नौकरियां कर दूंगा अरेंज, वॉट सो इन तीनों सिचुएशंस में से अगर किसी एक सिचुएशन के अंडर भी किसी पर्सन ने कन्फेशन आके किया है तो वो कन्फेशन इर्रेलेवेंट होगा, वो नहीं माना जाएगा। पहली बात, हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, प्लस ये जो उसने कन्फेशन करना है आके, ये उसी चार्ज से रिलेटेड होने चाहिए, उसी एलिगेशन से रिलेटेड होना चाहिए जो उस पर लगाया गया है। ये नहीं हो सकता कि किसी पे चार्ज जो हो वो थेफ्ट का हो और वो आके कहे कि मैंने कत्ल कर लिया, मैंने कत्ल कमिट किया। चार्ज तो उस पर थेफ्ट का है, सो उसी चार्ज से रिलेटेड, उसी एलिगेशन से रिलेटेड आके उसने कन्फेशन करना है तो उसको माना जाएगा। प्रोसीडिंग्स फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी, अब ये नेक्स्ट बात आ गई। अब यहाँ से इसी आर्टिकल में से हम कन्फेशन को डिफ़ाइन करते जा रहे हैं, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉमिस, थ्रेट या इंड्यूसमेंट नहीं होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स वॉलंटेरीली उसने करना है, कोर्ट को यकीन होना चाहिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में होगा और उसी चार्ज से रिलेटेड उसने करना है जो उस पर एलिगेशन लगाया गया है। नेक्स्ट थिंग आ गई कि करना किसके सामने है, पर्सन इन अथॉरिटी। अब यहाँ पे ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई थर्ड पर्सन के सामने जाके उसने कोई कन्फेशन कर लिया, उसको नहीं माना जाएगा। दो बेसिकली काइंड्स हैं कन्फेशन की, अगर यहीं पे हम इसको डिस्कस कर लें। नंबर वन, जुडिशल कन्फेशन, जो कि कोर्ट के सामने जाके किया जाता है, मैजिस्ट्रेट की अदालत में जाके वहाँ पे कन्फेशन किया जाता है, इसको जुडिशल कन्फेशन कहते हैं, इसको माना जाता है। सेकंड कन्फेशन होता है एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन, यानी कोर्ट के अलावा, मैजिस्ट्रेट के अलावा किसी पर्सन के पास जाके भी आपने अगर कन्फेशन कर लिया, उसको एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन कहेंगे और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बिल्कुल इर्रेलेवेंट है एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन। सो जो कन्फेशन करना है वो जुडिशली माना जाएगा। अब इन अथॉरिटी का वर्ड यूज़ किया गया, अगर इसको हमने समझना है तो इसके साथ हमने यहाँ पे सेक्शन 164 और सेक्शन 364 CRPC के हमें देखने पड़ेंगे। उसमें जो हमें बताया गया है कि कन्फेशन आपने कोर्ट के सामने जाके करना है, मैजिस्ट्रेट के सामने करना है, क्लियर कट वहाँ पे बताया गया है उन दो सेक्शंस में। प्लस पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि उसको पहले अगर तो वो हैंडकफ्ड है तो उसकी हथकड़ियाँ वगैरह खोलनी है, उसको बताना है कि अगर आप कन्फेशन करोगे तो ये आपके अगेंस्ट प्रूव किया जाएगा, आपको सज़ा दी जाएगी। सो अगर वो उसको टाइम दिया जाएगा सोचने का, अगर पुलिस वाले कोर्ट रूम में है तो उनको बाहर भेज दिया जाएगा ताकि किसी किस्म का भी इन्फ्लुएंस ना हो, कोई थ्रेट ना हो किसी किस्म की भी। जब कोर्ट ये इंश्योर कर लेगी कि यस, अगर ये जो अब कन्फेशन कर रहा है मैंने पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, उसके बाद ये फिर भी अपने एक्नॉलेज कर रहा है, एडमिशन कर रहा है अपने गिल्ट का, उसको कन्फेस कर रहा है, तो फिर उसको इसके अगेंस्ट प्रूव किया जाता है, वो रेलेवेंट होता है। सो इन अथॉरिटी हमारे यहाँ हमने ये मान के चलना है, हमने क्योंकि CRPC को फॉलो करना होता है तो वहाँ पे कोर्ट मैजिस्ट्रेट के वर्ड यूज़ हैं, तो उन्हीं के सामने अथॉरिटी को हमने लेके चलना है। नेक्स्ट इस आर्टिकल में क्या किया है, एंड सफिशेंट इन ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू गिव द अक्यूज पर्सन ग्राउंड्स विच वुड अपीयर हिम reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of temporal nature in reference to the proceedings against him। ये भी उसी का आगे फर्दर बता रहा है कि कोर्ट को अगर ये लगे कि ये जो कन्फेशन कर रहा है इसमें ये इसको कोई एडवांटेज अपने लिए नज़र आ रहा है या अपने आप को इस प्रोसीडिंग से बचाने के लिए टेम्परेरी तौर पे किसी बचाने के लिए ये कन्फेशन कर रहा है, तो कोर्ट के सामने अगर ये सारी बातें आ जाएंगी, इंड्यूसमेंट है, थ्रेट है, प्रॉमिस है, प्लस ये अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है, जब तक कोर्ट श्योर नहीं होगी तब तक वो नहीं माना जाएगा। अगर ये सारी बातें
इसमें इनमें से कुछ भी एलिमेंट वहाँ पे होगा तो कन्फेशन इररेलेवेंट हो जाएगा, वो नहीं माना जाएगा। यही आर्टिकल 37 था बेसिकली, यहाँ से सब कुछ क्लियर कट हमें बताया गया है। अब आर्टिकल 37 के साथ ही इसका जो अपोजिट आर्टिकल है वो आर्टिकल है आर्टिकल 42, आर्टिकल 41 है, इससे रेलेवेंट जो इसका बिल्कुल अपोजिट आ जाता है। उसमें कहा गया है कन्फेशन, हेडिंग है कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रेलेवेंट। अब यहाँ पे पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं आर्टिकल 37 में कि अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस होगा तो इररेलेवेंट होगा। यहाँ पे आर्टिकल 41 में ये कह दिया गया है कि अगर इन इम्प्रेशंस को रिमूव कर दिया जाए तो वो जो इन कन्फेशन होगा वो रेलेवेंट हो जाएगा। द आर्टिकल स्टेट इफ सच अ कन्फेशन एज इज रेफर्ड टू इन आर्टिकल 37 is made after the impression caused by any such inducement, threat or promise has in the opinion of the court been fully removed, it is relevant। यानी अगर आज एक पर्सन ने उस पर किसी किस्म का उसको इंड्यूस किया गया, उसको थ्रेट दिया गया, उसके साथ कोई प्रॉमिस किया गया, लेकिन कुछ अरसे के बाद अगर कोर्ट को ये लगे कि यस अब वो रिमूव हो चुके हैं, जब ये पहले आया था कन्फेशन करने तो ये इम्प्रेशन था कि इस पे प्रेशर है, इसको कोई थ्रेट वगैरह किया गया है, लेकिन अब ये कुछ अरसे के बाद दोबारा कन्फेशन करने आया और ये लग रहा है कि वो इम्प्रेशन सारे रिमूव हो चुके हैं, अब इस पे ये वॉलंटेरिली कर रहा है। देखिए जो भी कन्फेशन होगा ना उसके लिए जो सबसे टॉप लेवल की रिक्वायरमेंट है कि वो वॉलंटेरिली होना चाहिए, वो अपनी मर्ज़ी से करना चाहिए। देखें अगर ये कोई पर्सन आके ये कह रहा है कि जी मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है, अब उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होते हैं कि उसको सज़ा मिलेगी, तो वो बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस है, तो उसके लिए डेफिनेटली उसको वॉलंटेरिली होना चाहिए, किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं होना चाहिए। सो आर्टिकल 41 में कहा है कि अगर कुछ पीछे थे उस पर इम्प्रेशन इस किस्म के और अगर अब वो रिमूव हो चुके हैं तो फिर वो उसका कन्फेशन वो फिर भी कर रहा है तो उसको वो रेलेवेंट होएगा, उसको प्रूव किया जा सकेगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। नो कन्फेशन made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense। यहाँ पे आर्टिकल 38 में एक जनरल सा ये आर्टिकल है, इसमें क्लियर कट कह दिया गया कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई भी आपने कन्फेशन किया है तो वो इररेलेवेंट होगा, वो रेलेवेंट नहीं होगा, उसकी एविडेंट्री वैल्यू कुछ नहीं है। अब ये जो कन्फेशन ये जनरल आर्टिकल है, इसमें हो सकता है अभी वो अरेस्ट भी ना हुआ वो बंदा, वो पुलिस की कस्टडी में ना भी हो, तो भी अगर उसने जाके, समटाइम्स हम टीवी में भी खबरें सुनते हैं ना कि वो एक पर्सन ने किसी का मर्डर किया और उसने पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर कर दिया और अपना जो उसको कन्फेस कर लिया जो मर्डर हुआ या जो कुछ भी ऑफेंस कमिट हुआ है। सो ये उससे रिलेटेड है। एफआईआर होने से पहले भी किया जा सकता है, एफआईआर होने के बाद भी अगर उसने कोई कन्फेशन किया है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जनरल आर्टिकल ये कह दिया गया है कि नो कन्फेशन। जब वर्ड नो कन्फेशन का यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, देखिए जो लीगल लैंग्वेज है थोड़ी सी टेक्निकल होती है, हमें समझना चाहिए। यहाँ पे ये आर्टिकल शुरू ही यहाँ से हो रहा है कि नो कन्फेशन, किसी भी किस्म का कन्फेशन जो हो मेड टू ए पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। अब वो ये चाहे उसने कस्टडी में था, कस्टडी में नहीं था, पुलिस ऑफिसर के सामने जो भी किसी ने कन्फेशन कर लिया किसी एक्यूज ने, वो नहीं माना जाएगा, वो इररेलेवेंट होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 39 confession by accused while in custody of police not to be proved against him। अब यहाँ पे आर्टिकल 38 जनरल था,
अब ये आर्टिकल 39 में वो अब वहाँ पे ये भी कह सकते थे कि वो अभी अरेस्ट नहीं हुआ तो भी उसने जाके कन्फेशन कर लिया है, वो भी रेलिवेंट। यहाँ पे 39 में स्पेसिफिकली यहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया है कि अगर वो कस्टडी में होगा, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 40। अब वो आर्टिकल 40 इसके बाद आना है, उसमें कुछ और बातें हैं। नो कन्फेशन मेड बाई एनी पर्सन वायलेस्ट ही इज़ इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। कोई भी कन्फेशन जो किसी भी पर्सन ने पुलिस की कस्टडी में किया, अब ये कस्टडी भी एक बहुत वाइडर टर्म है, लेकिन इसको समझने के लिए हम इस तरह ही कर लेते हैं कि वो अगर पुलिस की अंडर अरेस्ट है, पुलिस की उसकी बॉडी जो है पुलिस के पास है, उसका unless it be made in the immediate presence of the magistrate shall be proved against such person। अब इसमें अगर इसमें एक एक्सेप्शन साथ डाल दी गई है। पहली बात इन्होंने जनरल कर दी है, जनरल रूल इसमें भी डाल दिया है कि पुलिस की कस्टडी के अंदर अगर एनी पर्सन डज एनी सॉर्ट ऑफ कन्फेशन दैट इज़ इररेलेवेंट, बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन अटैच्ड टू दिस वन unless it be made in the immediate presence of the magistrate। but अगर वहाँ पे जब वो पुलिस की कस्टडी में था, जब वो कन्फेशन कर रहा था पुलिस की कस्टडी में, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट अगर प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस में वो कन्फेशन कर रहा है तो वो रेलिवेंट हो जाएगा। अगर मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है तो वो इररेलेवेंट है, लेकिन अगर वहाँ पे मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट है तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। ये आर्टिकल 39 में कहा गया। साथ एक फर्दर एक्सप्लेनेशन इसके साथ ऐड की है। इन दिस आर्टिकल मैजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड द हेड ऑफ विलेज डिस्चार्जिंग मैजिस्टेरियल फंक्शंस unless such headman is a magistrate exercising the powers of magistrate under the Code of Criminal Procedure 1898। हमारे वो देहातों में नंबरदार वगैरह भी होते हैं ना, वो भी पर्सन इन अथॉरिटी ही कंसिडर किए जाते हैं। उनसे रिलेटेड कह रहा है कि अगर वो CRPC के अंडर एक मैजिस्ट्रेट की पावर यूज़ कर रहे हैं, वो लंबरदास, उनके सामने कोई कन्फेशन कर दिया जाएगा तो उसको रेलेवेंट माना जाएगा। लेकिन अगर वो उसके CRPC के अकॉर्डिंग जो अगर वो मैजिस्ट्रेट की पावर यूज़ नहीं कर रहा, कोई और उसको पावर्स दी गई हैं मैजिस्ट्रेट के तौर पे, तो वो उसके सामने फिर अगर कन्फेशन किया किसी पर्सन ने तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। लेकिन अगर CRPC के अंडर वो एज ए मैजिस्ट्रेट अपनी पावर्स को यूज़ कर रहा है जो भी उसको प्रोवाइड की गई हैं, तो फिर उसके सामने किया गया कन्फेशन रेलेवेंट होगा। आर्टिकल 39 में सिंपल कि कस्टडी में अगर कन्फेशन किया तो उसको वो इररेलेवेंट होता है। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 40। हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। अब ये आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 जो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि कोई पर्सन चाहे वो पुलिस की कस्टडी में हो ना हो, पुलिस ऑफिसर के सामने जब भी उसने कोई कन्फेशन किया वो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन है, वो रेलेवेंट नहीं है, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता, उस पर सज़ाएँ वगैरह नहीं होती। अगर हम आम अगर प्रैक्टिकल के हवाले से बात करें तो जब भी किसी भी एक्यूज़ को जब पुलिस अरेस्ट करती है तो उसका फ़र्स्ट वर्जन रिकॉर्ड किया जाता है। किसी भी केस के फ़र्स्ट वर्जन को आप जाके एक्यूज़ के को अगर पढ़ें तो उसमें पुलिस ने हमेशा यही लिखा होता है कि ये मुल्ज़म ने हमारे सामने, एक्यूज़ ने हमारे सामने कन्फेस किया कि उसने ये किया है, इस तरह उसने किया है। हर जो सा फर्स्ट वर्जन ऑफ एक्यूज़ होता है पुलिस की तरफ से, जो पुलिस डायरी में लिखा जाता है, वो हमेशा उसमें चाहे सच्चा हो झूठा हो, वो हमेशा चाहे उसने माना है नहीं माना है, कन्फेस किया है नहीं किया, पुलिस वालों ने यही लिखना होता है कि उसने कन्फेस हमारे सामने किया है। अब यहाँ पे अगर उसने किया भी है तो ऑब्वियसली वो मार के डर से उसने कि मुझे मारे पीटेंगे, इसी वजह से अगर उसने किया। दैट्स वाई, क्योंकि आर्टिकल 37 की जो बार वहाँ पे रखी गई है इसी वजह से रखी गई है कि थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो एनी हाउ, अब यहाँ पे इस आर्टिकल में कहा गया व्हेन एनी फैक्ट
is deposed to as discovered in the consequences of information received from a person accused of any offence in the custody of police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved. अब इस आर्टिकल 40 को एक्सेप्शन के तौर पे लेते हैं आर्टिकल 38 और 39 की। 38-39 में पुलिस ऑफिसर के सामने जो कन्फेशन है वो रेलेवेंट नहीं होगा, बट उसने कुछ कन्फेशन किया है पुलिस वालों के सामने, जिसमें उसने फॉर इंस्टेंस ये बताया है कि मैंने जिस गन से मर्डर किया था वो मैंने अपने घर की उस जगह में रखा हुआ है। पुलिस वहाँ पे जाती है, वहाँ पे जाके उस गन को रिकवर कर लेती है। अब ये जो रिकवरी पुलिस वालों ने की है ऑन द कन्फेशन और स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, आर्टिकल 40 में ये कहा गया है कि वो रेलेवेंट होगी, वो प्रूव की जा सकेगी, उससे रिलेटेड एविडेंस दी जा सकेगी प्रोसिक्यूशन की तरफ से। देखें, अब यहाँ तक पुलिस वालों के सामने कन्फेशन को तो एज ए होल नहीं माना जा रहा आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 में। उसकी रीज़न कि थ्रेट भी हो सकती है, इंड्यूसमेंट भी हो सकती है, या प्रॉमिस भी करके उससे कोई कन्फेशन करवाया जा सकता है। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये सिंपल कह दिया गया कि जी हम मानते ही नहीं हैं, कोई कन्फेशन नहीं पुलिस वालों के सामने। लेकिन अगर इनफैक्ट उसने कुछ बातें बताई हैं, उसने कन्फेस किया है और उसके रिज़ल्ट में कुछ रिकवरियाँ वगैरह हो गई हैं, उसने बताया कि फॉर इंस्टेंस के उसने किसी को मर्डर करके कहाँ पे उसकी डेड बॉडी को बरी किया है, कहाँ पे उसको दफन किया है, पुलिस वहाँ पे जाती है, उस बरी की हुई डेड बॉडी को बाहर निकालती है, वो रिकवर हो जाती है, कुछ वेपन रिकवर हो जाते हैं। सो जितनी भी रिकवरीज हो रही हैं उसके कन्फेशन केस की वजह से, जो कि उसने पुलिस कस्टडी में दिया है, जिस भी रीज़न से दिया है, चाहे मारपीट से या जैसे भी उसने दिया है, लेकिन वो रिकवरीज अगर वो एक्यूज़ ना बताता तो कभी भी नहीं होनी थी। पुलिस को पता ही नहीं लगना था कि डेड बॉडी कहाँ पे है या कोई वेपन कहाँ पे छुपाया हुआ है। सो इसलिए इन्होंने आर्टिकल 40 में ये इसके पीछे विजडम ये है कि चलो जी कन्फेशन को तो नहीं हम मानते, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन वो ऐसी देता है जो कि उसी के नॉलेज में थी, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें, कुछ आर्टिकल्स रिकवर हो गए हैं, तो उसको हम रेलेवेंट कर मानते हैं। उससे रिलेटेड आप एविडेंस दे के उसके अगेंस्ट एक्यूज़ के आप प्रूव कर सकते हो। तो ये था आर्टिकल 40 एक्सेप्शन टू आर्टिकल 38 एंड आर्टिकल 39। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 41। 41 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल। आर्टिकल 42, अब ये इस आर्टिकल ने भी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आर्टिकल, क्योंकि इसने पीछे वाली थोड़ी सी स्टोरी को डिस्टर्ब करना है। कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट नॉट टू बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी एट्सेट्रा। प्रॉमिस को तो हम पीछे, अब ये ज़हन में आपने रखना कि आर्टिकल 37 में 3 चीज़ें बताई गई थी, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। अगर ये होंगे तो कन्फेशन इररेलेवेंट है, उसको नहीं माना जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ सच अ confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under। वो कह रहे हैं कि कोई अगर कन्फेशन किया है जो कि अदरवाइज रेलेवेंट होता, तो नीचे आने वाली चीज़ों की वजह से वो इररेलेवेंट नहीं हो जाना। अब इसमें 5 नीचे चीज़ें बताई गई हैं। नंबर 1, अ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, यानी एक पर्सन ने दूसरे को कहा कि ये के सामने कोई कन्फेशन किया, साथ उसने ये, अब बेसिकली एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन से रिलेटेड है ये सारा आर्टिकल। इसमें ये कह रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस 2 दोस्त हैं, एक ने दूसरे को बता दिया कि यार मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तूने किसी को बताना नहीं। वो कहता ठीक है जी, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। यहाँ पे वो उसको बता देता है कि मैंने फ़लाना ऑफेंस कमिट किया है, मैंने कोई चोरी की है या मैंने किसी का मर्डर किया है। जो कुछ भी उसने ऑफेंस किया है वो उसका कन्फेशन किसी थर्ड पर्सन के सामने कर लेता है विद द प्रॉमिस कि वो किसी और को नहीं बताएगा। पहली बात, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी उस एक्यूज़ के साथ किया गया है
कि हाँ जी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वो आ गया। लेकिन कन्फेशन उसने ठीक किया है, उसने सच्ची बात दिया, लेकिन उसके साथ प्रॉमिस किया गया था, उस वजह से उसने किया। और इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन द एक्यूज्ड पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इट, या उसको कोई धोखा दे के उससे सच उगलवा लिया है, ठीक है, उसको डिसीटफुल मीन्स यूज़ किए गए हैं, उसके साथ उसको क्या वो वर्ड यूज़ करते होते हैं, चकमा दे के तो उससे उगलवा लिया है। सो इस सूरत में भी, और व्हेन ही वाज ड्रंक, और तीसरी बात आ गई कि या फिर वो ड्रंक उसको किया पहले और नशा वगैरह दे के तो फिर उससे कन्फेशन उसने कर दिया है, वो वाला भी। और बिकॉज इट वॉज मेड इन एन आंसर टू अ क्वेश्चन विच ही नीड नॉट टू हैव आंसर्ड वट एवर मे हैव बिन फॉर्म ऑफ द दोज क्वेश्चन, या उससे कोई क्वेश्चंस वगैरह किए जा रहे थे और उसने उन क्वेश्चंस के उनको एक्यूज़ पे लिए, उस पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं था कि वो उन क्वेश्चंस का आंसर करता, चाहे वो किसी भी फॉर्म में किए गए हैं, लेकिन उससे कुछ क्वेश्चन किए गए, वो उसको ज़रूरी भी नहीं था जवाब देना, बट ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस अगेंस्ट हिम, उसने सच्ची बातें बता दी, तो ये वाला भी जो उसका कन्फेशन होगा। और लास्टली, और बिकॉज ही वॉज नॉट वार्न्ड दैट ही वॉज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन एंड दैट एविडेंस ऑफ इट माइट बी गिवन अगेंस्ट हिम, या अब ये लास्ट रिक्वायरमेंट जो आ गई कि वो उसको वार्न भी नहीं किया गया था। देखिए जो कन्फेशन हम करते हैं ना, हम इसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा कि आर्टिकल 164 और सेक्शन 164 और सेक्शन 364 सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है, उनको इस कन्फेशन के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें सारा प्रोसीजर बताया गया है कि आपने कन्फेशन कैसे करना है। देखिए मैंने उसमें अब आई थिंक पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वार्न करना होता है कोर्ट ने, उस मैजिस्ट्रेट ने वार्न करना होता है उस पर्सन को कि जो कन्फेशन करने के लिए आ गया है कि आप ये कन्फेशन करोगे, ये आपके अगेंस्ट यूज़ होगा, आपको सज़ा हो जाएगी, उसको बताना होता है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन को वार्न ही नहीं किया गया और कि आपके ये आप कन्फेशन कर रहे हो, ये हम आपके अगेंस्ट यूज़ करेंगे, तो भी अगर वो कन्फेशन करता है तो उसके कन्फेशन को रेलेवेंट किया जाएगा। देखें जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं आर्टिकल 37 से लेके आर्टिकल 41 तक, अगर वहाँ पे एक कन्फेशन रेलेवेंट नहीं हो रहा तो आर्टिकल 42 का मतलब ही नहीं बनता। अगर वहाँ पे रेलेवेंट है एक कन्फेशन तो आर्टिकल 42 फिर प्ले में आता है। यहाँ पे ये कहा गया कि जी कन्फेशन जो उसने किया है वो सिर्फ इन बातों की वजह से, ये बेसिकली अब देखें अगर तो थोड़ा सा उससे अपोजिट जा रहा है आर्टिकल 37 की रिक्वायरमेंट से, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर उसका जो उसने कन्फेशन किया वो बिल्कुल सच्चा किया है, लेकिन अगर ये सारी बातों की वजह से वो कहता है जी कि ये तो कन्फेशन आप मेरा मान ही नहीं सकते, तो यहाँ पे कहा गया है कि आपने कन्फेशन ठीक किया गया, इन बातों को हम यहीं पे इग्नोर कर रहे हैं इस आर्टिकल 42 में। पीछे अगर आपका सिर्फ कन्फेशन अगर रेलेवेंट है तो इन सब बातों की वजह से वो इररेलेवेंट नहीं होगा, हम उसको रेलेवेंट मान के चलेंगे, हम आपको सज़ा देंगे। उसमें कौन कौन सी बातें आई हैं? नंबर 1 के उसको प्रॉमिस किया गया हो, नंबर 2 के उसको चकमा दे के कोई डिसीटफुल मीन्स यूज़ करके उससे कन्फेशन करवा लिया हो, उसको ड्रंक करके कन्फेशन करवा लिया गया हो, या फिर उससे क्वेश्चंस पूछे गए हो, उसने जवाब दे दिया गया हो जिसकी उसको ज़रूरत नहीं थी, और लास्टली ये था कि उसको वार्निंग ना भी दी गई हो तो भी इस कन्फेशन को हमने रेलेवेंट मानना है। सिर्फ इन बातों की वजह से ये प्लीज़ लेके उसका जो कन्फेशन है हम उसको रेलेवेंट नहीं करेंगे, वो रेलेवेंट होगा अंडर आर्टिकल 42। अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो इस आर्टिकल 42 में दी गई है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई टू द ट्रायल ऑफ केसेस अंडर द लॉज रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद, कि जो हदूद के केसेस हैं ना उनमें ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। वहाँ पे इस किस्म के अगर वो इस किस्म की प्लीज़ ले रहा है तो वो रेलेवेंट मानी जाएंगी, ये आर्टिकल हदूद के केसेस में रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल 43, ये जॉइंट ट्रायल से रिलेटेड है। कंसिडरिंग ऑफ
proved confession affecting person making it and others jointly under trial for some offense. When more persons than one, एक से ज़्यादा पर्सन हो, are being tried jointly for the same offense, A B C D, इन पे अगर कोई जॉइंट ट्रायल हो रहा है, इन पे एलिगेशन है इन्होंने किसी का मर्डर वगैरह किया है, 4-5 बंदे, एक से ज़्यादा बंदे हैं, उन पे जॉइंट ट्रायल हो रहा है, एंड अ कन्फेशन मेड बाई वन ऑफ सच पर्सन इज़ प्रूव्ड, उनमें से किसी एक पर्सन ने आके कन्फेशन कर लिया तो क्या होगा। दो सिचुएशंस बता दी गई हैं। नंबर 1, ए, सच कन्फेशन शैल बी प्रूफ अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, जिस पर्सन ने वो कन्फेशन कर लिया है, ए बी सी डी 4 पर्सन थे, उन चारों का जॉइंट ट्रायल हुआ, एलिगेशन ये था कि इन्होंने मर्डर किया है किसी पर्सन एफ़ को, ठीक है, ए बी सी डी ने एफ़ को मर्डर किया, ये एलिगेशन है, जॉइंट इनका ट्रायल है। अब उनमें से ए चला जाता है, ए जाके कहता है जी कि हमने मार दिया, ए बी सी डी हम सब ने मिलके एफ़ को मारा है, तो यहाँ पे जो ए कन्फेशन कर रहा है वो उसके अगेंस्ट प्रूव किया जाएगा, उसको उस पर सज़ा होगी। बी, द कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज सर्कमस्टांशियल एविडेंस अगेंस्ट सच अदर पर्सन, तो जो उसने तो आके ए ने ये कहा कि हमने मिलके पहले प्लान किया, फिर हमने बी सी डी हम सब ने मिलके एफ़ को मारा है, यहाँ पे ए ने जो कन्फेशन किया वो ए के अगेंस्ट तो प्रूव हो जाएगा, उसको उसकी सज़ा मिल जाएगी। जो रेस्ट ऑफ जो बाकी के उसके को अक्यूज थे उनके अगेंस्ट उसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस ली जाएगी, उस पर एज ए सर्कमस्टांशियल एविडेंस उसको कंसिडर किया जाएगा, उस पर दूसरी एविडेंस ली जाएगी, क्रॉबोरेट किया जाएगा, और अगर प्रूव होगा तो फिर उनके अगेंस्ट वो यूज़ किया जाएगा। सो जिसने किया है जॉइंट ट्रायल में एक से ज़्यादा होंगे, तो जिसने किया उसके अगेंस्ट वो प्रूव किया जाएगा और बाकियों के अगेंस्ट वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा। इस पूरे कन्फेशन को हम कंक्लूड करना चाहें तो नंबर 1 पहली बात तो ये आ गई कि कन्फेशन वॉलंटेरीली किया जाना चाहिए, ये क्रिमिनल केसेस में होता है, रिगार्डिंग द चार्ज ही किया जाना चाहिए, इसमें थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस नहीं होने चाहिए। सेकेंडली, जो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशंस होते हैं पुलिस वालों के सामने या किसी के सामने भी किए गए, उनकी वो रेलेवेंट नहीं होते, स्पेसिफिकली जो पुलिस वालों की चाहे कस्टडी में हो चाहे कस्टडी से हट के कन्फेशन किया गया हो, वो रेलेवेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट इसमें ये एक एक्सेप्शन थी कि जो कन्फेशन पुलिस के सामने उसकी कस्टडी में किया गया हो और उससे कुछ रिकवरीज़ वगैरह हों, तो उन रिकवरीज़ की हद तक उन्हें प्रूव किया जा सकता है, वो रिकवरीज़ रेलेवेंट होती हैं। नेक्स्ट उसमें यह था कि जॉइंट अगर एक्यूज़ पर्सन जॉइंट ट्रायल हुआ है उसमें अगर किसी एक ने या दो ने कर लिया है कन्फेशन, तो उनकी हद तक वो रेलेवेंट है, प्रूव किया जा सके, वो उन पे उसको सज़ा हो सकती है। बट जो रेस्ट ऑफ द को एक्यूज़ड होंगे उनसे रिलेटेड उसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा। नेक्स्ट, अब एक बात मैं यहाँ पे और कर दूँ कि जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन होता है कि एक पर्सन ने अगर आज एक कन्फेशन किया है, बिफोर कोर्ट उसने किया है, कल को लेटर स्टेजेस पे जाके या एपलेट फॉरम पे जाके वो उससे रिट्रैक्ट कर जाता है, मुकर जाता है कि मैंने कोई ऐसा कन्फेशन किया ही नहीं, या मेरे पे इंड्यूसमेंट थी, या मुझे कोई थ्रेट वगैरह दी गई थी जिस वजह से मैंने ये कन्फेशन कर लिया है। तो जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन होते हैं उन पे जनरली सज़ा नहीं होती, वो उनको नहीं कंसिडर किया जाता, क्योंकि ऑब्वियसली 37 की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे कुछ केस लॉज हैं जिनमें ये कहा गया है कि दो उसने रिट्रैक्ट भी कर लिया है, लेकिन अगर वो कन्फेशन की सारी बातें सच्ची हैं तो उसके अगेंस्ट वो यूज़ किया जाएगा। बट जनरल एज ए जनरल प्रिंसिपल रिट्रैक्टेड कन्फेशन को यूज़ नहीं किया जाता है एक्यूज़ के अगेंस्ट। नेक्स्ट थिंग कि अगर किसी ने डिलेड कन्फेशन, किसी ने बहुत देर के बाद जाके कन्फेशन किया गया हो, तो ये कन्फेशन के लिए फेटल नहीं है कि वो आज कर रहा है, 1 साल बाद कर रहा है, लेटर स्टेज पे कर रहा है। डिले डज़ नॉट अफेक्ट द कन्फेशन। अब इसमें एक और बात थी कि जो कन्फेशन होता है या तो कोर्ट उसको एज अ होल मानेगी या एज अ होल ही उसको नहीं मानेगी। ये नहीं हो सकता कि कन्फेशन का कुछ हिस्सा कोर्ट मान ले और कुछ हिस्सा कोर्ट ना माने,
कन्फेशन एज अ होल एक्सेप्ट किया जाएगा या एज अ होल कन्फेशन को रिजेक्ट किया जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट कन्फेशन. आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग. थैंक यू वेरी मच जी. टेक केयर. अल्लाह.